अजब कशिश है तेरे होने या ना होने में, गुमा ने मुझको हकीकत से बांध रखा है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में 4 दिन पहले एक बड़ा तूफान आया। बुधवार सुबह अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई और इसके साथ ही सारे सियासी समीकरण उलटते पलटते दिखे। अजीत दादा की जगह अब कौन लेगा? एनसीपी की विरासत को कौन संभालेगा? क्या एनसीपी के दोनों गुट एक हो जाएंगे? क्या पूरी एनसीपी महायुति के साथ जाएगी या फिर महाविकास आघाड़ी के पास अजित गुट के 41 विधायक आ जाएंगे? एनसीपी और शिवसेना जैसे क्षेत्रीय दलों को किनारे लगाने में जुटी बीजेपी भी क्या इस तूफान में कमजोर पड़ेगी? ऐसे कई सवाल पिछले 4 दिनों में अलग अलग तरीकों से उठे। इस बीच शनिवार शाम सुनेत्रा अजित पवार ने महाराष्ट्र की नई और पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले ली। देखिए जरा। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। तो अजित पवार की जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा अजित पवार अब महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन चुकी हैं। खास बात यह थी कि इस शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार या पवार फैमिली का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। कितनी अजीब बात है ना कि जिस महिला ने केवल 3 दिन पहले अपने पति को खोया, जिसके आंसू शायद सूखे भी नहीं होंगे, उन्हें पति की विरासत को संभालने का जिम्मा दे दिया गया। दरअसल आप और हम यानी आम लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन राजनेता क्या सोचते हैं इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। आप अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता का असर केवल राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके तार केंद्र से भी जुड़े हैं और यहीं पर मोदी की मुसीबत बढ़ जाती है। पीएम मोदी वैसे भी इस समय सियासी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र को अपनी मुट्ठी में रखना उनके लिए जरूरी है ही, क्योंकि यहां अगर पकड़ कमजोर हुई तो फिर न शिंदे को संभाला जा सकेगा और न ही नीतीश कुमार को और न ही चंद्रबाबू नायडू को। वैसे भी ये सारे नेता पाला बदलने में माहिर हैं, इसीलिए मोदी इस समय अपने किसी सहयोगी पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ यूजीसी के नए रेगुलेशंस दलितों पिछड़ों को साधने के लिए लाए गए थे, लेकिन इससे 11-12 सालों की मेहनत पर पानी फिरता दिखा, क्योंकि जो सवर्ण तबका अब तक मोदी मोदी कहते नहीं थकता था, जो मोदी को देश का पालनहार मानने लगा था, उसी ने अब कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। अब तक तो ये सवर्ण तबका बीजेपी को वोट दे रहा था, लेकिन अगर ये एक बार छिटक गया तो फिर बीजेपी का नाम लेवा कौन बचेगा, ये डर नरेंद्र मोदी के सामने आकर खड़ा हो गया है। घरेलू राजनीति के ये झमेले मोदी की कुर्सी के लिए चुनौती बन ही चुके हैं और ऊपर से अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों ने मोदी को परेशान कर दिया है। नौबत ऐसी आ गई है कि अब विदेश मंत्रालय को सफाई देने सामने आना पड़ा है। अब तक मोदी की आलोचना विदेश नीति को कमजोर करने के लिए हो रही थी, लेकिन यहां तो सीधे नाम ही दागदार हो रहा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या सत्ता के दांव पेच चलते चलते अब मोदी खुद चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुके हैं, और साथ ही यह भी समझेंगे कि क्या मोदी की छवि पर लग चुका है बड़ा दाग। लेकिन सबसे पहले देखते हैं महाराष्ट्र की सत्ता क्या बीजेपी के लिए ताश का महल बन गई है, जिसमें एक पत्ते के खिसकते ही पूरा महल भरभरा कर गिर जाएगा। पिछले बुधवार सुबह सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। यह भयानक घटना ऐसे वक्त घटी जब अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से लगातार मिल रहे थे और एनसीपी के दोनों गुटों को एक करने पर विचार मंथन चल रहा था। अंग्रेजी मैगजीन द फ्रंट लाइन ने एक पोस्ट में एक वीडियो शेयर कर बताया है कि दोनों एनसीपी गुटों को लेकर अजित पवार कितने संजीदा थे। इस पोस्ट में द फ्रंट लाइन ने लिखा है कि 17 जनवरी का ये वीडियो बारामती के गोविंद बाग में अजित पवार और शरद पवार की बैठक के दौरान एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय पर हुई चर्चा को दर्शाता है। इसमें शरद पवार के गुट के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। दूसरे गुट से अजित पवार एकमात्र नेता थे। उन्होंने विलय के लिए राजनीतिक और कानूनी रूपरेखा पेश की और उस समय वो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे। अन्य उपस्थित लोगों में जयंत पाटिल, हर्षवर्धन पाटिल, शशिकांत शिंदे, राजेश टोपे, अमोल कोल्हे और रोहित पवार शामिल हैं। योजना ये थी कि जिला परिषद चुनाव के बाद विलय की घोषणा की जाएगी, जिसमें मतदान 5 फरवरी को, परिणाम 7 फरवरी को और घोषणा 12 फरवरी को होगी। इस पोस्ट के अलावा भी कई और खबरें और बयान आए कि अजित पवार एनसीपी के दोनों गुटों को एक करने के इच्छुक थे, लेकिन उनकी मौत के साथ ये इच्छा अधूरी रह गई। अब जबकि सुनेत्रा पवार ने महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, तो न केवल एनसीपी के विलय पर सवालिया निशान लगा है, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या ये बीजेपी के दबाव में ली
गई शपथ है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद कोई संवैधानिक पद तो है नहीं जिसे फौरन भरा जाना जरूरी था। सुनेत्रा पवार को 13 दिन तक शोक मनाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? सवाल यह भी है कि क्या इसमें अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेताओं का दबाव था जो बीजेपी के ज्यादा करीब हैं? क्या बीजेपी को डर था कि सुनेत्रा पवार शरद पवार के नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगी तो फिर एकनाथ शिंदे के पास भी बाहर निकलने का रास्ता रहता और एनडीए से बाहर निकलने का सिलसिला केवल राज्य तक ही नहीं बल्कि केंद्र में भी शुरू हो जाता? इसके बाद मोदी के लिए बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को संभालना भी कठिन हो जाता, क्योंकि मुख्यतः इन्हीं दो दलों के भरोसे मोदी सरकार चल रही है। आपने सुना होगा डोमिनोज इफेक्ट के बारे में। जैसे डोमिनोज इफेक्ट होता है कि एक छोटी सी घटना कई बड़ी घटनाओं की पूरी चेन तैयार कर देती है, ठीक वैसा ही कुछ इस बार महाराष्ट्र में होने की आशंका बीजेपी को थी। इसीलिए सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने फिलहाल केंद्र तक की अपनी सत्ता बचाने की कोशिश की है। इसमें भी खास बात यह है कि पहली महिला उप मुख्यमंत्री कहकर मोदी और शाह ने सुनेत्रा पवार को बधाई तो दे दी है, लेकिन वित्त मंत्रालय बीजेपी के पास चला गया है, जबकि अब तक अजित पवार के पास ये रहता था। वैसे शपथ लेने के बाद सुनेत्रा पवार ने कहा है, राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को सशक्त बनाने और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। यानी उन्होंने भी अब मोदी और शाह को अपना नेता माना है, शरद पवार को नहीं। यह साफ दिखाई दे रहा है। शरद पवार फिलहाल खामोश हैं। उन्होंने शनिवार को इतना तो बता ही दिया था कि उन्हें शपथ ग्रहण की कोई जानकारी नहीं है और न ही वो इसमें जाएंगे। एक खास बात यह भी रही कि सुप्रिया सुले ने तो बजट सेशन के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले आशा काकी यानी अजित पवार की मां से अनुमति ली, मगर क्या सुनेत्रा पवार ने ऐसा कुछ किया? खैर, महाराष्ट्र की सियासत में अभी बहुत कुछ फेरबदल होना बाकी है दोस्तों, जिसका डर मोदी और शाह को बना हुआ है। वैसे अभी जिस तरह यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर मोदी और शाह के खिलाफ देश में मोर्चा खुल गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल बीजेपी को बचा लिया, लेकिन अभी इसमें भी बहुत खेला बाकी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए 2012 के नियमों में संशोधन करते हुए यूजीसी ने 13 जनवरी को नए नियमों का गजट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्विटी सेंटर यानी समता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव था। इसके अलावा एससी, एसटी, महिला, शारीरिक रूप से कमजोर, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र भी इनके तहत भेदभाव की शिकायत कर सकते थे। इससे पहले 2012 में भी यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन नाम से नियम बनाए थे। तब भी उनमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा और विकलांगता के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया था। 2012 में एससी, एसटी का स्पष्ट उल्लेख था। वहीं 2026 के संशोधन में ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन 2012 में सवर्ण तबका सड़क पर नहीं उतरा था, लेकिन ओबीसी का जिक्र आते ही सवर्ण ऐसा भड़के कि मोदी और शाह के खिलाफ ही सड़कों पर उतर आए। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जहां फौरन सुनवाई भी हो गई और यूजीसी के नए नियमों पर रोक भी लग गई। जबकि यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने 2019 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे छात्रों की मौत को जातिगत भेदभाव से जोड़ा था और इनकी माताओं की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए ठोस व्यवस्था बनाने को कहा था। 2025 में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि यूजीसी को अपने रेगुलेशंस में बदलाव करना होगा, लेकिन जब यूजीसी ने ऐसा किया तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर सवाल उठाए, इनकी भाषा को अस्पष्ट कहा। और मजे की बात तो यह है कि यूजीसी ने अपना पक्ष मजबूती से रखा ही नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि यूजीसी खुद इन नियमों को लेकर दुविधा में है या फिर राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा था कि खुलकर पक्ष रखने की हिम्मत ही नहीं हुई। रहा सवाल मोदी का, तो फिलहाल चित भी उनकी और पट भी उनकी। बीजेपी का पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक इस वक्त नाराज नहीं है और दलित और ओबीसी में भी बीजेपी की पैठ बनाने का रास्ता खुल गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगाकर फिलहाल मोदी सरकार को राजनीतिक नुकसान उठाए बिना पीछे हटने का रास्ता दे दिया है। इस तरह मोदी महाराष्ट्र और यूजीसी नियमों के तूफान से सुरक्षित बच निकले हैं, लेकिन एक बड़ा बवंडर एप्स्टीन फाइल्स के रूप में सामने आ गया है। मोदी पहले ही विदेश नीति पर घिरे हुए थे। ट्रंप जब तब उन्हें अपमानित करते हैं और मोदी माय डियर फ्रेंड ही कहते रह जाते हैं। अभी फिर ट्रंप ने कहा कि भारत अब ईरान से नहीं बल्कि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, जिस पर कांग्रेस ने एक पोस्ट में लिखा कि मोदी ने भारत की विदेश नीति को अमेरिका के पास गिरवी रख दिया है।
दरअसल देश में अब तक किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें नहीं कही गई थी जो अब मोदी के लिए कही जा रही हैं, और ऐसे में एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने से मोदी की मुसीबत 1000 गुना बढ़ गई है। अमेरिका में यौन शोषण करने के कुख्यात अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप और बिल गेट्स समेत कई रसूखदार लोगों के काले कारनामे खुल रहे हैं। लेकिन इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र आना भारत के लिए एक बड़ा झटका है। एप्स्टीन फाइल्स से जुड़े दस्तावेजों में जिक्र है कि पीएम मोदी ने इस कुख्यात यौन शोषण अपराधी एप्स्टीन से सलाह ली थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और इसे राष्ट्रीय शर्म बताया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि एप्स्टीन के एक दस्तावेज में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र है। खेड़ा के अनुसार एप्स्टीन ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सलाह ली और इजराइल में नाचे और गाए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए था, और साथ ही उसने इट वर्क्ड शब्द भी लिखा। खेड़ा ने इसे राष्ट्रीय शर्म की बात बताते हुए कहा कि यह जजमेंट पारदर्शिता और कूटनीतिक मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने दावा किया कि यह प्रधानमंत्री और एप्स्टीन के बीच सीधा अस्पष्ट संबंध दर्शाता है, जो एक दोषी मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियल यौन ऑफेंडर थे। इससे देश की गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी सभी बातें एक दोषी अपराधी की तुच्छ बकवास मात्र है, जिन्हें पूरी तरह से नकारा जाना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा एप्स्टीन से संबंधित अपनी जांच फाइलों से बड़ी मात्रा में नए रिकॉर्ड जारी करने के कुछ घंटों बाद आई है। हालांकि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री से 3 प्रमुख सवाल पूछे। पहला, कि एप्स्टीन से कौन सी सलाह ली गई थी। दूसरा, इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लाभ के लिए नृत्य गायन का क्या मतलब है। और तीसरा, इट वर्क्ड से क्या तात्पर्य है। उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर मौजूद दस्तावेज का लिंक भी साझा किया और कहा कि यह एप्स्टीन फाइल्स के हिस्से के रूप में जारी किया गया है। जब विदेश मंत्रालय भी मान रहा है कि अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट में इन बातों का जिक्र है, इसका मतलब है कि अमेरिका की तरफ से सीधे भारत के प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया गया है। और इसीलिए यहां सवाल उठता है कि क्या ऐसे में मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय को ही जवाब देने के लिए आगे आना चाहिए? क्या मोदी को ऐसे में दोस्ती को किनारे रखकर अपनी और देश की छवि बचाने के लिए ट्रंप का नाम लेकर सीधा कड़ा जवाब नहीं देना चाहिए? नरेंद्र मोदी केवल बीजेपी के नेता नहीं हैं दोस्तों, बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं। और आज तक किसी प्रधानमंत्री का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान नहीं हुआ कि कुख्यात अपराधियों के साथ उनका नाम जुड़े। लेकिन पीएम मोदी के साथ ऐसा हो रहा है। क्या मोदी अब भी चुप रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोदी पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं? खैर, शायर मकबूल नक्श ने ठीक ही फरमाया है कि सोच लें आप मेरा साथ कहां तक देंगे, सोच लें आप मेरा साथ कहां तक देंगे, मरहले सैकड़ों दौराने सफर आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।